आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इससे पहले वाला सीरीज में देखे हैं एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, कक्षा 6 का हिस्ट्री का जो बुक है उसका चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज चल रहा है, जो कि कक्षा 6 का हमारे अतीत है। इतिहास का जो अध्याय 8वां है आज का इस वीडियो में उसके बारे में देखेंगे। और 8वां अध्याय में क्या है चैप्टर में, तो देखिए इसका जो टॉपिक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे लोहे के बारे में, सिक्के के बारे में, साहित्य के बारे में और आर्यकामेंडो 3000 साल पहले का कैसा था, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे इस अध्याय में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्लास के ऊपर और समझते हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए यह अध्याय 8वां है। ये एनसीईआरटी का बिल्कुल न्यू फॉर्म में, जो न्यू एडिशन है उसका ये पीडीएफ है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ सीधा प्राप्त कर सकते हैं। इस टॉपिक में दिया देखिए खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर के बारे में देखेंगे। इससे समृद्ध शहर हुआ किस तरीका से, क्या चीज़ के बारे में जानकारी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखें एक लड़का है प्रभाकर। इस बॉक्स में जो दिया गया है इसके बारे में समझते हैं कि प्रभाकर एक लड़का है जो लोहार को काम करते हुए देख रहा था कि एक छोटी सी बेंच पर बहुत सारा औजार रखा हुआ था, जैसे हसिया, कुल्हाड़ी और इसी प्रकार कुदाल, बहुत सारा औजार वहाँ पे रखा हुआ था बेचने के लिए। और दूसरा और देखा तो भट्टी जल रही थी और भट्टी में चार को गर्म करके उसे पीट रहा था लोहार जो था उसे औजार बनाने के लिए। ये सब देखकर उस बच्चे को बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ दिया गया। चलिए, और वो प्रभाकर लड़का यह है, यहाँ पे आप इसका चित्र देख सकते हैं। ठीक है, फोटो। चलिए आगे देखिए। तो अभी जैसे ऊपर में जो चर्चा की है औजार का, तो ये देखें ये कुल्हाड़ी, ये हसिया और ये क्या, ये सरसी है। तो इस टाइप से देखिएगा तो आज भी गांव में बहुत सारा लोहार का दुकान चलता है। बहुत सरते बहुत सा गांव में ये सब अब बंद हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं देखिएगा तो ऐसा ऐसा दुकान को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे लोहे के औजार और खेती के बारे में देखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं। तो इस टॉपिक में क्या दिया गया है, कहता देखिए लोहे का जो उपयोग है आज की ज़िंदगी में देखेंगे तो ये सब आम बात हो गई। लोहे का औजार, लोहे का उपयोग, हर चीज़ देखिएगा तो बिल्कुल ही आम बात हो गई कि लोहे का कोई सामान है हमारे पास। लेकिन यही बात करें 3000 साल पहले की बात करें तो उस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु था हमारे जीवन में। ठीक है, 3000 साल पहले अगर इसकी बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जब उस समय था महापाषाण के कब्रों से हमें लोहे के औजार जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसका उपयोग देखेंगे तो 3000 साल पहले हमारे उपमहाद्वीप में इसका प्रयोग शुरू हुआ था। लोहे का खोज हो गया था और उस समय शुरू हो गया था, जिसमें पहले खेती होता था, जो हल बनाया जाता था। हल बनाया जाता था तो बिल्कुल ही हल बनाया जाता था तो पहले लकड़ी का बनाया जाता था, ऐसे करके हल बनाया जाता था। लेकिन जैसे ही 3000 साल पहले इस में लोहे की खोज हुई तो उस लोहे की धातु से यहाँ पे अब इसका धार बनने लगा लोहे की, ऐसे करके इसमें धार बनाया जाता था।
ताकि बहुत ही आसानी से मिट्टी को काटा जा सकता था। ठीक है, ये सब जो इसके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो खेती में विस्तार इस तरीक़ा से हो गया, जो खेती में विस्तार होने लगा। ठीक है, जैसे देखेंगे 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार बहुत ही उपयोग होने लगा था, उपयोग इसका बढ़ने लगा था 2500 वर्ष पहले, जिसका प्रमाण मिलता है। और उपयोग होने लगा, जंगल साफ करने में मदद मिलता था बहुत, कुल्हाड़ियाँ जो कि पेड़ काटने में बहुत ही मदद मिल जाते, जुताई के लिए जो अभी हमने बताया उसका फाल बनाया जाता था, धार बना देते, पहले जो लकड़ी का बनता था अब वो लोहे का कठोर बनने लगा, तो उससे खेती भी बहुत ही आसान हो गया था। इसके बारे में अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीक़ा से खेती होता था। ठीक है, और कृषि के लिए बहुत ही, इस कारण कृषि का उत्पादन में बहुत ही उपयोगी होने लगा था लोहे की खोज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या था? सिंचाई। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम थे? पहला तो देखेंगे कि कृषि उत्पादन को जैसे ही लोहा की खोज हो गई था, ये इसमें उत्पादन में, खेती में बढ़ोतरी होने लगी, आसानी से खेती होने लगा जुताई के लिए। ठीक है, आसान हो गया, पहले से ज़्यादा आसान हो गया। तो उसके अलावा और भी क्या दूसरा कदम था जो इससे खेती में विस्तार हो पाए, क्योंकि उस समय जो था खेती पर ही निर्भर था पूरे समाज। तो उस समय और क्या कदम उठाया गया था, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि अन्य कोई कदम क्या उठाया गया था दूसरा। तो देखिए, समृद्ध गांव के लिए जो था, समृद्ध गांव के बिना जो था राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना बहुत ही मुश्किल था। तो यही कहता है कि देखिए, समृद्ध गांव के बिना राजा का बना रहना बहुत ही मुश्किल होता था। जिस तरह देखिए, जो कृषि का विकास में नए औजार तथा रोपाई के बारे में अध्ययन 5 में जो पढ़े हुए हैं, उसमें महत्वपूर्ण कदम थे क्या क्या। देखिए, औजार तथा रोपाई के बारे में क्या था महत्वपूर्ण। देखिए, सिंचाई में काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय जो हुआ था सबसे महत्वपूर्ण कार्य, देखिए, नहरें बनवाए गए थे, कुएँ खुदवाए गए थे, तालाब बनाए गए थे और कृत्रिम जलाशय इसको बनाए गए थे राजाओं के द्वारा। ठीक, ताकि कृषि की उत्पादकता और बढ़े और आसान हो जाए कृषि करने में। जिससे कृषि नहीं होगा तो फिर राजा को कर नहीं मिलेगा, जिससे समृद्धि और भी विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि उस समय जो कर देने का जो था, कोई और दूसरा काम था नहीं विकल्प इसमें, इसी कारण राजा भी इसमें मदद करता था कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, कि कैसे और ज़्यादा इसका बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा कोई खेती करे, ताकि ज़्यादा टैक्स उसे मिल पाए राजा को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं, जिसमें कहता है खाली स्थानों में वाकों को भरे। ठीक है, लोगों द्वारा श्रमिक परिश्रम किया गया। ठीक है, किसानों को लाभ मिलना, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, जिसके लिए सिंचाई में आप देख लिए किस तरीक़ा से बदलाव हुआ सिंचाई में। ठीक है, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया था। तो राजा भी सिंचाई के लिए धन किया खर्च करता था। जैसे आपने देख लिया, नहरें बनवाई, तालाब बनवाए, जलाशय बनवाए, ये सब के लिए खर्च करना था। ठीक है, तो वही यहाँ पे ये 4 दिया गया है विकल्प, और ये 4 यहाँ पे ऑप्शन खाली स्थान छूटा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको चारों को भरना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप चारों भर के हमें बताइए कि आप सही भरे या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तब तक गाँव में कौन रहते थे, अगला टॉपिक है गाँव में कौन रहते थे, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, कहता है कि उपमहाद्वीप जो है, इसके दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से को अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। पहला, जिसमें तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को, यानी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होता था उसमें, उसे जो कहा जाता था, उसे वेल्ला कहा जाता था।
बड़े भूस्वामी को वेल्ला कहा जाता था। ठीक है। असाधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता है। साधारण जो हलवाहन वाह होता उसे उनवार कहा जाता था। जो भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियर और आदिमाई कहलाए, ये सब जो है जिसके पास कुछ नहीं है, जैसे आज के जब भी देखेंगे तो अपने आसपास देखिएगा तो बहुत सारा मजदूर है जिसके पास भूमि नहीं है। वैसे वैसे व्यक्ति आज भी बहुत सारे है हमारे देश में, उसे आदिमाई कहा गया, आदिमाई। ठीक है। ये 3 तरह के 3 वर्गों में बांटा गया। जिसके पास भूमि है बहुत बड़े क्षेत्र उसे वेला, जो साधारण हलवा है उसे उपवान उनवार, और जिसके पास कुछ नहीं है मजदूर है, मानिए मजदूर को कहा गया आदिमाई। ठीक है। देखिए देश के उत्तरी हिस्सों की बात करें तो जिसमें गांव का जो प्रधान होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है। इस पद पर अक्सर ही एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपना वंशानुसार उस पर चला रहता था। बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, इस तरह से जैसे राजा हो गया, राजा का बेटा फिर ऐसे जैसे बात जानते हैं आप। तो एक ही परिवार के कई पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव का प्रधान हुआ करता था। जैसे राजा समझ ले उस तरीका से ये भी था गांव का प्रधान। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यानी वंशानुवासिक हो गया था, वंशानुवासिक, जिसे ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था वही बन पाता था ग्राम का प्रधान। जिसके पास ज़्यादा भूस्वामी हो वही सब पे ग्राम प्रधान हो गया। ठीक है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आज भी यह पद जो है ग्राम प्रधान का, इसका पद आज भी है या नहीं है गांव में, या आपके गांव के आसपास में। कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि अगर है तो किस प्रकार से आज के यह पद है। आज भी इस तरीका से बनाया जाता है जैसे उस समय बनाया जाता था इस पद पर, या कुछ अलग है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो साधारणतः इनका जो जमीन था, जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। ठीक, क्योंकि इनके पास जो दास और मजदूर जो नीचे वर्ग थे, जो तीसरा कैटेगरी जो ऊपर बात किया, तीसरा वर्ग की जो बात किया था उसमें 3 तरह का जो बात आ गया था, उसमें तीसरा जो था जिसमें भूमिहीन, जिसके पास कुछ नहीं, दास मजदूर, इस तरीका से जो ये सब जो व्यक्ति था, ये जिसके पास ज़्यादा जमीन होता था उसके पास काम किया करता था। ठीक। और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, ठीक है, प्रभावशाली राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, क्योंकि राजा खुद तो करेगा नहीं। अब प्रधान बन गया है तो कर वसूलेगा कौन? तो राजा थोड़ी वो अकेला राजा सबके घर घर जाके सबसे कर वसूलेगा। तो इसी तरह का मजदूर रखता था काम करने के लिए, और इसे ही जैसे मजदूर दास इस तरीका से व्यक्ति को रखा जाता था, तो उसे ही ये सब काम दे दिया जाता था। ठीक। न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ठीक। ये सब ग्राम भोजकों के अलावा इन स्वतंत्र कृषक भी होते थे। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि कभी कभी न्यायाधीश पुलिस ये सब का भी काम करता था। तो आज का जो अभी जो चल रहा है वर्तमान में, क्या इस तरीका से न्यायाधीश पुलिस ये सब कर्ज वसूलता है? ये सब क्या तीनों एक ही व्यक्ति आज के ज़माना में जो अभी वर्तमान में है, ऐसा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपके यहाँ ये सब पद का किस तरह से नियुक्त किया जाता है। ये सब हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है। आगे कहता है कि ग्राम भोजक जो था यानी प्रधान, जिसे ग्राम भोजकों कहा जाता था, उसके अलावा भी अन्य जो था स्वतंत्र कृषक, क्योंकि उसमें कृषि प्रधान समाज था हमारा, इसीलिए कहा जाता है स्वतंत्र कृषक, यानी ग्राम भोजकों के से अलग अपना खुद का स्वतंत्र, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। बड़े किसान तो यहाँ पे राजा बन गया, ग्राम प्रधान बन गया भोजकों। ठीक है। और कुछ जो था स्वतंत्र अपना ना, उसमें हम उसके अपना स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है। जैसे आज भी देखेंगे तो आप छोटा ही राज्य से ही, जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब, मालदीव देखिएगा, इस तरीका छोटा ही है लेकिन स्वतंत्र है, अपना, किसी के अधीन नहीं है।
तो इस तरीका से, इसी प्रकार से ये था। छोटा, ज़्यादातर छोटे छोटे किसान जो होता था, इस तरीका से स्वतंत्र कृषक भी था। ठीक है। इससे अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। ठीक, भूमिहीन स्त्री पुरुष जिसे कहते हैं। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, क्योंकि काम की साधन भी उस समय क्या था? कृषि था। कृषि किसके पास था? ज़्यादा से ज़्यादा जो काम कहाँ करेगा? तो जिसके पास ग्राम भोजक है, भूस्वामी, जिसके पास ज़्यादा भूस्वामी है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, उसी के पास काम भी करेगा। और उस समय इसके अलावा और कोई दूसरा काम भी नहीं था। तो जीविका चलाने के लिए जिसके पास भूमि नहीं था, वो उसके पास काम किया करता था। ठीक है। अधिकांश गाँवों में जैसे देखेंगे, लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे जो अपना काम करके, छोटा मोटा काम करके जीविका चला लेते थे। ठीक है। उस समय ये सब काम करके अपना जीविका चला लेते थे। चलिए आगे देखिए, ये बॉक्स को देखते हैं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें देखिए, जो प्राचीनतम तमिल रचनाएं जो है उसे संगम साहित्य भी कहते हैं, जिसका रचना हुआ था 2300 साल पहले हुआ था इसका रचना। ठीक है। अब संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, मदुरै जो है, मदुरै आप लोकेशन में देखिएगा मानचित्र में, तो मदुरै के कवियों के सम्मेलन में जो है, सम्मेलन में इनका जो संकलन किया गया था। ठीक, संकलन किया गया था मदुरै के कवियों के सम्मेलन में। ठीक है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखिए क्या है, नगर। नगर क्या है? क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व, ये सब के बारे में इसमें देखते हैं। देखिए आगे है, आगे देखिए, कहता है देखिए, जातक जो है, जातक के बारे में आपने सुना है इतिहास में, जातक को। ठीक है। जातक के कहानी है जो आम लोगों में बहुत ही प्रचलित है, जो कि किसके द्वारा किया गया? बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। ठीक है। और यहाँ के एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है, यह जातक कथा जो है, कहानी, इसमें क्या बताया गया है? तो एक निर्धन व्यक्ति जो था किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है, इसके बारे में इसमें जातक कहानियाँ में यह कहानी सुनाई जाता है। ठीक, तो वही उसी का एक यहाँ पे एक छोटा सा कहानी दिया गया है कि एक निर्धन की चतुराई किस तरीका से, ये इसमें आप समझिए। ठीक है। जातक की जो कहानियाँ थी, ठीक उसी प्रकार से ये भी कहानी है। ठीक है। तो देखिए, कहता है एक शहर में एक गरीब युवक था। एक गरीब युवक था जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। ठीक है। लेकिन उसके पास एक मरे हुए, कहानी कहता है कि मरे हुए चूहे के अलावा और कुछ नहीं था। आप यहाँ पे देखिए, मरे हुए चूहे के अलावा और उसके पास कुछ नहीं था। ठीक है। उसने उस चूहे को से दिमाग लगाया कि कैसे हमें इस चूहे से आगे बढ़ना है, क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो उस चूहे को क्या किया, एक सिक्के में, यानी एक सिक्के में उसने एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। ठीक है। बिल्ली के लिए किसी को भोजन चाहिए, ऐसे व्यक्ति को एक सिक्के में उसने बेच दिया। अब उसके पास देखिए, जिसके पास कुछ नहीं था खाने का, ना कुछ, एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। आज का व्यक्ति कहेगा मरा हुआ चूहा है, कुछ नहीं है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? तो आप ये कहानी से आप देखिए कितना मज़ेदार ये कहानी है। ठीक है। कितना मज़ेदार ये कहानी है कि एक मरे हुए चूहे से उसने एक सिक्का बना लिया। ठीक है। मरे हुए चूहे जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास अब एक सिक्का आ गया है। फिर एक दिन बहुत ही आंधी तूफान आता है राज्य में। ठीक है। जहाँ पर एक राजा रहता है और उसका बगीचा जो रहता है उसमें पेड़ जो लगे रहते हैं बहुत सारा, उसका टहनियाँ टूट के, यानी ठौड़ी जो रहता है, पेड़ का ठौड़ी वोड़ी टूट के पत्ता वत्ता गिर के पूरा जाता है, जो बगीचा जो रहता है पूरा भर जाता है। और वहाँ पे जो राजा रख ले रहता है, राजा जो रखा रहता है, देखिए आंधिया आता है, राजा जो रखा रहता है, माली को
माली इसे साफ करने की बात से बहुत परेशान हो जाता है कि इतना सारा जो है कैसे हम साफ करेंगे इसको। ठीक है, माली इसे साफ करने से बहुत ही डरने लगता है, परेशान हो जाता है कि कैसे साफ करेंगे इतना सारा। ठीक है, तब उस युवक ने मालिक से कहा, युवक गया जो जिसके पास एक सिक्का अब गया है, वो युवक गया मालिक के पास और कहता है कि अगर हमें लकड़ियाँ और पत्ते जो हम इससे साफ करेंगे वो हमें मिल जाए तो हम इसे फ्री में साफ कर देंगे। इसका कहने का ये मतलब है। ठीक है, और माली इसके लिए तुरंत मान जाता है क्योंकि राजा का आदेश रहता है कि इसे साफ करना है, और मालिक को बिना किसी रकम के, बिना किसी पैसे के इसे साफ करने के लिए आदमी मिल रहा था, तो इसे तुरंत मान लेता है माली। ठीक है, बगीचा को साफ करने के लिए तुरंत मान जाता है कि माली हमें फ्री में एक व्यक्ति मिल रहा है जो बिना हम कुछ किए ही साफ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए युवक ने पास खेल रहे बच्चे को बुलाकर इकट्ठा किया और प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में बच्चे से कहा उन्हें एक एक मिठाई मिलेगा। ठीक, जो बच्चा जो था खेल रहा था उसे बुला लिया और कहा कि अगर ये टहनियाँ निकाल कर इकट्ठा कर दो यहाँ एक जगह, तो इसके बदले में एक एक मिठाई सबको मिलेगा। और बच्चा जो रहता है, आप देखते हैं कि खाने पीने में कितना लालची रहता है, वो बच्चा देखते ही देखते फटाफट तुरंत सबको एक जगह कर दिया, सारा पत्ता और टहनी का। ठीक, बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास कर दिया बाहर में। उसका तो वहाँ पर देखिए काम खत्म हो गया, बगीचा साफ हो गया। अब जो ये टहनियाँ जो पत्ते मिल गया था उस लड़के के पास मिल गया। अब वो लड़का क्या करेगा कि उसे बेचने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढेगा, जो व्यक्ति उधर से राजा का कुम्हार जो बर्तन जो था उसे पकाने के लिए कुछ लकड़ियाँ खोज रहे थे। लकड़ियाँ यानी ईंधन, यानी लकड़ियाँ खोज रहे थे उस समय कि उसे पकाया कैसे जाए बर्तन को हमने जो बनाया है। वहाँ से गुजर रहा था तो उसने पूरे ढेर को उस व्यक्ति से खरीद लिया देखकर। ठीक, उस पत्ते के टहनी का, लकड़ी का ढेर को पूरा खरीद लिया। जिस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए थे। ठीक, पहले एक सिक्का आया, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ पूरे ढेर खरीद दिया, लकड़ी का ढेर खरीद बेचा तो इससे भी कुछ पैसा आ गया। ठीक है, अब उस युवक ने एक और योजना बनाई, अभी कुछ रुपये आया। ठीक, फिर योजना बनाया कि अब क्या करना है, तो एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। अब देख रहे, नगर के द्वार पर गया, ठीक है, और वहाँ पे घास काटने वाले व्यक्ति को 500 व्यक्ति जो था उस समय उसे पानी पिलाया फ्री में। ठीक, फ्री में पानी पिलाया। ये चीज़ जो है ये आज के भी देखिएगा तो बिजनेसमैन, बहुत ही बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है जो लत लगाने के लिए किया जाता है। ये यही पद्धति है जो लत लगाने के लिए किया जाता है। आज के विशेष जीवन में देखिएगा तो सभी लोग अपनाते हैं कि कैसे कोई भी अपना सामान को कैसे बेचे जब भी कोई नया मार्केट में आता। ठीक इसी तरीका से देखिए इसने भी क्या किया, उससे पहले कुछ नहीं बोला फ्री में पानी मिल रहा है, सबको फ्री में पानी पिलाया। ठीक है, उसके बाद खुश होकर उन लोगों ने कहा तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक, जब सब लोग पानी पी लिया तो लोग भी सोचा कि इसके लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि फ्री में ये पानी पिला रहा है तो कुछ इसके भी दिया जाए। तो उसने कहा मैं आपके यह बात बताऊंगा, मैं यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। ठीक, अभी उसने कुछ नहीं बोला, पानी पिलाया और इतना बात बोल के वो चला गया कि जब हमें ज़रूरत होगा आपका तब हम आपको बताएंगे कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक, एक तरह से ये एहसान के ऊपर रख दिया। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की, बिजनेस जो करता था व्यापारी उस समय, उससे दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के
साथ शहर में आ रहा है। उस व्यापारी से उसे पता चल गया कि एक व्यापारी कल घोड़ा जो 500 घोड़े व्यापारी ने के साथ आ रहा है एक व्यापारी। यह सुनकर युवक के दिमाग में एक योजना आया, ठीक। और यह योजना था उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गांठ जो होता है मुझे दे दो। जो उस दिन पानी जो पिलाया था उसके बदले में ये मांग रहा है उससे, ठीक है। और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। ये उसके पास एक शर्त रख देता है कि ये घास हमें एक एक गांठ सब दे दो, और जब तक मेरी ना बिक जाए, मेरा ना घास, तब तक आप अपना नहीं बेचिएगा, ऐसा कह के कह दिया, ठीक है। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्टर दे दिया, यानी सभी व्यक्ति 500 व्यक्ति को पिलाया तो 500 गट्टर उसके पास हो गया। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली, कैसे मिलेगा कहीं भी घास, क्योंकि इसने पहले ही मना करके आया था, घास काटने वाले व्यक्ति का पहले ही मना कर दिया था कि जब तक मेरा नहीं बिकेगा तब तक कोई नहीं बेचना। तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली, 500 गट्टर 1000 सिक्के में खरीद ली, ठीक। तो इस तरीका से देख लिए, जिसके पास, यहाँ आप देखिएगा तो जिसके पास एक मरा हुआ चूहा था जिससे उसने एक सिक्का बनाया था, आज उसके पास कितना आ गया, 1000 सिक्का आ गया, 1000 सिक्का हो गया उसके पास, ठीक है। तो यही ये कहानी इसमें बताया गया है। एक निर्धन था और उसकी चतुराई से कैसे वो धनी बन गया, कैसे वो धनी बन गया, यही इस कहानी में दिया गया है। बिना कोई धन के यह धनी अपने दिमाग से कैसे बन गया, चतुराई करके दिमाग से। इस कहानी में आए व्यक्ति के व्यवसायों की सूची बनाइए, ठीक। इस सूची को बनाइए, इस कहानी में जो दिया गया है उसके बारे में। अब प्रत्येक के लिए यह तय करें कि शहर में, गांव में, या फिर शहर गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में करके आप बताइए अंदाजा कि घोड़े के व्यापारी शहर में क्यों आया होगा। क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थी, उत्तर के कारण बताया। ये दोनों आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या, ठीक। आगे देखिए, कहता है प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य शर्तों से भी पता चल सकता है, जैसे शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खम्भों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते रहते थे, ठीक। आज भी देखिएगा तो कई जगह मंदिर में आपको इस तरीका से मूर्ति के खम्भा, डिजाइन, रेलिंग, इस तरीका से ये सब देखने को मिलेगा, जो कि प्राचीन काल से बना है ये सब मंदिर, और वो आज भी मंदिर यहाँ पे है देश में, तो आप देख सकते हैं ये सब, ठीक। तो वही कहता है कि प्राचीन नगर के जीवन के बारे में जो जानकारी हमें मिलेगा, ये सबसे भी हमें जानकारी मिल सकता है, ठीक। देखिए, दिल्ली में मिला है वाइल्ड कूप, जो कि हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से भी कैसे भिन्न है, ठीक। यहाँ देखिए, और डिजाइनदार की बात करें, देखिए सांची की मूर्ति कला जो था, यह मध्य प्रदेश के स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है, ठीक। इसमें शहर के जीवन का दृश्य है, ठीक, जिसे अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन दीवारों को देखें, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी की या पत्थर से, क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है या इमारतों की छत की वर्णन करें। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कैसे पूरा जीवन इसमें वर्तमान जीवन के बारे में सब दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ही चित्र के माध्यम से ये सब दर्शाया गया इसमें, ठीक। आगे देखिए, अध्याय 5 में जो वर्णित अनेक शहर है, महाजनपद की राजधानियां हैं थे, ठीक। जैसे कि आपने जो पढ़ा है, इनमें कुछ शहर परकोटों से घेरे होते थे, जैसा कि अब ऊपर के चित्र में देख रहे हैं, अनेक शहरों के
अनेक शहरों में वल्ल वल्लकूप मिले हैं। ये वल्लकूप गुसल खाने यानी नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक, ये वल्लकूप लोगों के घरों में होते थे। ये आप देखिए इतना बड़ा बड़ा गड्ढा बनाया जाता था और ये नालों का उपयोग कूड़े फेंकने के लिए इस तरीका से ये सब उपयोग किया जाता था। ठीक, उस समय का महाजनपद क्या कहता है, महाजनपद शहर का उस समय की कह रहा है बात, हड़प्पा काल, महाजनपद, ये सब के बारे में कह रहा है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। ठीक, महल, बाजार और आम घरों के अवशेष कम मिला है ये सब का, लेकिन संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादातर समय तक टिक ना पाए और भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये सब नहीं मिल पाया। ठीक, क्योंकि लकड़ी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, मिट्टी का बना रहेगा तो वो नहीं टिक पाएगा। ठीक, कच्ची मिट्टी का बना रहेगा तो वो सब, या कच्ची ईंट का बना रहेगा तो वो सब भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन कहता है कि आगे भविष्य में हो सकता है ये सब का खोज कर सकता है, अगर मिले तो बचा, मिलेगा तो ये सब। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसे ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन क्या कहता है, अज्ञात व्यक्ति एक यूनानी है नाविक, उसका भी एक ऐसा विवरण है। ठीक, आगे देखें। जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 4 में देखिएगा तो भरूच ढांचों, अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़िए। ठीक है, पहले ये बॉक्स देख लेते हैं। भरूच का यूनानी नाम, ठीक, बेरीगाजा जो है भरूच का यूनानी नाम है। उसकी कहानी देखिए, छोटा सा इसमें दिया गया है। कहता है बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव आगे देखिए, कहता है नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यह जहाज ला सकते थे। ठीक है, बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था बेरीगाजा से। ठीक, हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी के दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। वहाँ से बेरीगाजा से क्या मिलता था? शराब, तांबा, टीन, ये सब जो था सामान वहाँ से यहाँ आता था। और जो भारत से जो जाता था उस समय देखिए, यहाँ से जो जाता था उपमहाद्वीप से जो जड़ी बूटी ये सब काम से, वहाँ से जो आता था सब फालतू चीज़, कोई काम का चीज़ नहीं। ये शराब फालतू, टीन मानते, टीन, तांबा, ये सब, शीशा, मूंगा, कपड़े, ये सब मान चले। सूती कपड़ा तो यहाँ से भी था, लेकिन फिर भी वहाँ से आता था। सोना, चांदी, ये सब आता था वहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ से जाता था जड़ी बूटी यानी दवाई, हाथी दांत, ये सब जाता था। सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, ये सब वहाँ जाता था। ठीक, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। व्यापारी को अगर व्यापार करना है उसके किसी भी राजा के राज्य में, तो पहले राजा को लाके कुछ गिफ्ट देता था उपहार में। इसमें जैसे चांदी के बर्तन, गायक, किशोर होता था, कोई गायक है तो उसे लाके कहीं से खरीद के लाया वो अपने इधर से, और यहाँ पे आके राजा को दिया। जिससे सुंदर औरतें, ये सब का खरीद बिक्री उस समय प्रचलित था। ठीक, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े, ये सब शामिल था जो उपहार में राजा को मिलता था। ठीक, बेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाले चीज़ों की सूची बनाइए। ठीक, आप अपने पास बनाइए ये सब की सूची, क्या आयात और क्या निर्यात होता है। ठीक, 2 ऐसी चीज़ें बताइए जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। कमेंट करके हमें बताइए 2 ऐसी चीज़ सूची बना के कि 2 ऐसी कौन सी चीज़ था जो हड़प्पा युग में
इसका उपयोग नहीं होता था। ठीक है, चलिए आगे देखें। आहत सिक्के देखें। आहत सिक्के के बारे में देखिएगा। आहत, पंचमार्क, ये सब सिक्का मौर्य काल में चलता था। आहत सिक्के के बारे में देखिए। आहत सिक्के का समानता आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु की चपटे गोलाकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलित में रहा है। आरंभिक यानी ईसा के जन्म तक ये सब प्रचलित था आहत सिक्के। जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कैसे ये यहाँ पे ये किसी भी तरह से दाग दिया जाता था। चलो आगे देखते हैं, सिक्के के बारे में जानते हैं। पृष्ठ संख्या 82 पर कहता है, दी गई कहानी में आपने देखा होगा कि किस तरह के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इन युग के हजारों सिक्के मिले हैं। ठीक है, जो पुरातत्वविदों हैं को हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराने आहत सिक्के मिले जो करीब 500 साल चले हैं। आहत सिक्का 500 साल उस समय लगभग इसका प्रचलन था। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के का विभिन्न आकृतियों को आहत या कहिए घातक, आहत या घातक, आहत नहीं होता, कोई किसी को घायल कर देता है, उसी को, जैसे किसी भी चीज को घायल कर देना, उसी को आहत, उसी प्रकार आहत हो गया। आहत यानी घायल कर बनाए जाने कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत कहिए या घायल कहिए, घातक, आहत या घातक देगा, इस तरीका से बनाया जाता था। इस पर ठप्पा लगा के इसको चिन्हित किया जाता था। ठीक है, और ये अक्सर होता था क्या चीज का, चांदी की या तांबा का, ये सब का बनाया जाता है। ठीक है, विनिमय के अन्य साधन देखे हैं। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़िए। देखें, कविता है संगम साहित्य का। कहता है, खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। ठीक, समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। किसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है? नमक के बारे में। ठीक है, नमक के बारे में इसमें चर्चा किया गया है इस कविता में। ठीक है, व्यापारी किस चीज से इनका विनिमय करते थे, वे किस तरह का यात्रा करते थे व्यापारी उस समय, इसके बारे में कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अब देखते हैं नगर के बारे में। देखिए, नगर जो है अनेक गतिविधियों के कारण केंद्र रहे हुए हैं, जो कि बड़ा बड़ा नगर अनेक गतिविधियों के कारण रहे। अक्सर एक कारण का बहुत महत्वपूर्ण कारण से भी हो जाते थे। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं मथुरा को। मथुरा का देखिए मानचित्र में, यह है मानचित्र मथुरा का, और यह है उसका लोकेशन मथुरा यहाँ पे, जो कि यमुना नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ था। और यहाँ पे ऐसे अगर देखें तो उत्तर, यह हो गया उत्तर, और उत्तर से पश्चिम के भी जोड़ने का काम ये मथुरा करता था, उज्जैन होके बल्लभी शाह नगर तक। और उत्तर से दक्षिण के भी माने तो इधर से ही मथुरा से ही जोड़ा जाता था। ठीक है, तो दोनों रीजन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है 25 साल से भी ज्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यातायात और व्यापार दो मुख्य रास्ते पर स्थित था यह मथुरा। ठीक है, उत्तर से पश्चिम, पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता इधर से ही होके गुजरता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी
इसमें अनेक मंदिर भी थे। आसपास किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र भी रहा है, जिसे मथुरा शैली भी कहा जाता है। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाण शासक जब आया, जो जिसका संस्थापक था कुडुलकिस, जो उसका एक शासक था कुषाण, उसने जब आया था तो उसका दूसरी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, इसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम डिटेल से। ठीक है, मथुरा एक धार्मिक केंद्र के भी तौर पर देखें तो धार्मिक केंद्र पर भी रहा है। यहाँ पे जैसे बुद्ध विहार, जैन मंदिर, कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है मथुरा से। सबसे ज़्यादा तो कृष्ण से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण केंद्र रहा है मथुरा। ठीक है, आगे देखिए, प्रस्थल खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं मथुरा से। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख करते हैं। अभिलेख में क्या मिला है? स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख। शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। ठीक, जो बड़े बड़े जिसके पास जैसा अपना उस समय पैसा था वैसे दान दिया करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के भी उल्लेख मिलते हैं। ये लोग भी दान किया करते थे। ठीक है, मथुरा के लोक व्यवसायों की एक सूची बनाइए। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताइए जो हड़प्पा में नहीं हो प्रचलित था। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा व्यवसाय था जो हड़प्पा में प्रचलित नहीं था। हड़प्पा सभ्यता जो पढ़े हैं सिंधु सभ्यता में, उसके बारे में बताइए। आगे आप देखिए शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में देखते हैं। ठीक, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिसे उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर उदाहरण उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिले हैं ये इस तरह के बर्तन। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, क्योंकि मिट्टी का बर्तन ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। जो मिल गया से मिल गया, लेकिन अन्य दूसरे जो रहता है दूसरा शिल्प जो होगा वो उसका अवशेष ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै के इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। लोकेशन में देखिए तो जैसे मैप में अगर देखें तो यहाँ पे काशी पड़ता है और मदुरै, ये लोकेशन है मदुरै का। ये दोनों शहर में काफी था कपड़ों का, बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन उत्तरी काले चमके पात्र के बारे में जानते हैं। यह कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करती थी। तो इसमें जैसे आपने देखा, क्योंकि उच्च तापमान पर इसे बर्तन को पका दिया जाता था और थोड़ी सी ऊपर वाला जो परत था उसे जला दिया जाता था ताकि काला हो जाए मिट्टी को। आज भी आप प्रयोग करिएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं, देखने को मिलेगा। जब भी मिट्टी को अगर ज़्यादा देर तक जलाइएगा तो उसके ऊपरी भाग जो होता है वो काला होकर जल जाता है और ठोस हो जाता है, और जब उस पर एक लेप लगा दिया जाता है तो वो चमकीले तक हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना होता। श्रेणी क्यों बनाया जाता था? संघ की तरह श्रेणी होता था, जैसे संघ बोल रहा है उसी तरह से बनाकर उसका काम जो था परीक्षण यानी ट्रेनिंग देना था कपड़े बनाने का, जैसे कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। तो देख रहे इस तरीका से जो संघ बनाकर उसके बाद श्रेणी बना के और सभी को काम अलग अलग बांट दिया जाता था। और बैंक कुछ को तो बैंक की तरह भी कार्य करता था, पैसा जमा करके उसे इन्वेस्ट करता था, जो भी इनकम होता था कुछ हिस्सा दे दिया जाता था उसे और कुछ रख लिया जाता था। तो बैंक की तरह आज के जो बैंक देखते हैं उसी तरीका से काम करता है। आगे देखिए बॉक्स है, इसमें देखते हैं सूत काटने और बुनने के नियम के बारे में समझते हैं। ठीक, यह नियम अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों की सूत कताई और बुनाई की जाती थी। मतलब फैक्ट्री बनाया जाता था और उसे के लिए देखने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त रखता था। ठीक है, जैसे ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, औरतों को, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजाओं की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी लगाया जाता। तो यहाँ पे देख लीजिए किस किस को अक्सर सभी देख रहे हैं, महिला ही के, जैसे विधवा महिलाएं हो गई। ठीक है, सक्षम या असक्षम महिला जो होता था उसे भी लगाया जाता था। भिक्षुणी जो बौद्ध और जैन भिक्षुणी था उसे भी लगाया जाता था, वो भी अपना कर सकता था। वृद्ध वेश्याओं को, जो वेश्या वृद्ध हो जाती थी, उसे भी इस तरह के काम करने के लिए दिया जाता था। उसके बाद राजा के द्वारा जो अवकाश दासियां जो था, ठीक है, जो रिटायर हो जाती थी राजा के यहाँ से दासी, उसे भी इस काम में लगाया जाता था। वहीं पे सेविका हो, जो सेविका को जो रानी रखता था सेविका, उसे भी अवकाशित मतलब रिटायर कर देने के बाद देवदासी जो मंदिर में रहता था, मंदिर में जो जैसे स्त्री को रखा जाता था, उसे भी इस तरह के काम किया जाता था। पहले के जमाने में मंदिर के लिए भी समर्पित किया जाता था स्त्री को, इस वहाँ पे मतलब पूरा जीवन मंदिर के लिए ही बिताना। इस तरीका से ये सब लोग को लगाया जाता था। ठीक, इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए। जिन महिलाओं को बेहतर बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर माल तैयार कर उन्हें भिजवा सकती थी। ठीक, तो आप देख सकते हैं किस तरीका से काम। आज भी आप देखिएगा तो कहीं पे बाहर में जाइएगा तो घर में ही महिला लोग काम करती है और कच्चा माल या मटेरियल घर में मंगा के काम करके फिर उसे पहुंचा दिया जाता था, या आता है ले जाने के लिए वो अपना लेके चला जाता। ठीक है, इस तरीका से काम आज भी देखिएगा तो देखने को मिलता है। ठीक, वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखानों तक तर के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक और औरत की तरफ देखता है तो इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा भी मिलता है। तो देख सकते कैसे किया जाता है। अगर जो निरीक्षक है वहाँ पे जो सुपरवाइजर जैसे कह सकते हैं, वो अगर किसी भी तरह से जैसे माने तो बातचीत करता है, टाइम पास कर रहा है, तो उसे सजा भी दिया जाता था। ठीक, अगर औरत को अपने काम पूरा नहीं किया जाता था तो उसे जुर्माना भी देना पड़ता था और इसके लिए उसका अंगूठा भी काट लिया जाता था। ठीक, इस तरीका से सजा मिलता जो था, जुर्माना सजा मिलता था अगर काम पूरा नहीं किया जाता था।
लेकिन आज के फैक्ट्री में देखिएगा तो इस तरीका से। क्या ऐसा नियम है अभी? कमेंट करके हमें बताइए कि क्या ऐसा नियम है अभी जो अगर काम पूरा नहीं हुआ तो इस तरीका से दंड दिया जाता था। ठीक, लेकिन महिलाओं को सूची बनाइए और निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता है उसका सूची बनाइए। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलना पड़ती थी, ये कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किल झेलना पड़ता था। ठीक, देखिए सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में देखते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण यानी आरिका मेडु। आरिका मेडु पांडुचेरी में है। आप लोकेशन यहाँ पे देखिए, लोकेशन आप यहाँ पे लोकेशन में अगर देखिएगा तो यहाँ पे पांडुचेरी, यहाँ पे देखिए पांडुचेरी का जो ये जो है देखिए यहाँ पे आरिका मेडु का लोकेशन दिया गया है। ठीक, ये आरिका मेडु का लोकेशन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे। ठीक है, फिर 88 में रोम के बारे में जानकारी पढ़ी है। अगर अगला पेपर में रोम के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए लगभग 2200 से 1900 साल पहले आरिका मेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए हजारों से जहाजों से सामान उतारे जाते थे। आरिका मेडु क्या था? एक बंदरगाह था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एयरटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर का नाम पर एयरटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दाबा कर बनाया जाता था। तो देखिए ये जो बंदरगाह है वहाँ पे मिला है जो एक गोदाम टाइप से ईंट से बना हुआ है, जो कि गोदाम टाइप से संभवतः माना जाता है कि गोदाम रहा होगा। और कुछ जैसे तेल या शराब रखने के लिए, कुछ तरल पदार्थ रखने के लिए कुछ बर्तन भी मिला है मिट्टी का। ठीक, और वहीं पे लगे देखेंगे तो मोहर जो लगाने का जो विधि था, देखिए गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर लगाया जाता था मोहर। ठीक, ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पदार्थों से मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि बर्तन ऐसा मिला है जो डिजाइन तो रोम का है लेकिन उसका बनाया जाता था यहीं पे भारत में ही बनाया जाता था। ठीक है, संभवतः हो सकता है वहाँ का जो बर्तन यहाँ पे आता होगा तो उससे वही डिजाइन का यहाँ पे सीख कर फिर यहीं पे बनाने लगा होगा। ठीक है, शीशे का बर्तन तथा रत्न भी इस तरीका से रोमन शैली में जो लैंप रहता था, लैंप भी बनाया जाता था रोम। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए क्या अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अभिलेख मिले हैं प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ लिखा हुआ है जो कि मिट्टी के बर्तन के ऊपर लिखा गया है। ठीक, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जो कि तमिलनाडु में यह अभिलेख लिखा गया तो इसे तमिल ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। प्राचीन का अगर भाषा को माने तो पूरे भारत में प्राचीन में ब्राह्मी लिपि से ही चालू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। देखिए नक्शा में रोम को ढूंढिए और देखिए कि यहाँ यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक। इसका विकास लगभग तभी हुआ है जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। गंगा के मैदान के शहर जब बस रहे थे तभी इसका निर्माण
ठीक है, हुआ था। ठीक है, रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यहाँ यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। 2000 साल पहले अगस्टस, उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये ईंटों का दीवार बना हुआ 2 मंजिला, ठीक है, इसीलिए कहा था ईंटों का शहर, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल जिसे एमिफ थिएटर बनवाए। ठीक है, इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ियां नुमा जगह होती थी। जैसे आज के देखिए तो स्टेडियम जो होता था उस तरह से चारों तरफ बैठने की व्यवस्था किया हुआ था। ठीक है, यहाँ के लोग विभिन्न कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियां और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। नहाने के लिए स्नानागार किस लिए होता है? नहाने के लिए। और यहाँ पे अलग अलग समय पर अपना स्त्री और पुरुष आकर स्नान कर सकते थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, इक्वाई डाक के जरिए शहर में स्नानागारों, फ्लावरों तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, देखिए लास्ट ये था इस चैप्टर में। इस चैप्टर में देखिए उपयोगी शब्द क्या है। आपके लिए प्रश्न है, खाली जगह को ये चारों का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक इसका भी और इसका भी सही जवाब आप भेज सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथि है, जैसे उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग का शुरुआती अगर देखें तो करीब 300 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत जैसे 2300 साल पहले। आर्किमेडू का पतन जो है 2200 से 1900 साल पहले। ठीक है, आर्किमेडू क्या था? एक बंदरगाह था। संगम साहित्य, लोहे का प्रयोग बढ़ोतरी हुआ। लोहे का प्रयोग शुरू हुआ है 3000 साल पहले। शुरू हुआ 3000 साल पहले, लेकिन जो प्रयोग बढ़ा उसका जो वो 2500 साल पहले। ठीक है, इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तिथि था, इसे याद रखने की जरूरत है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही देखें, ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, आपको हमें कमेंट करके बताइए कि आप ये जो है ईंट से बना, जो इतना साल पहले होने के बाद भी अभी तक ये कैसे टिका हुआ है, बिल्कुल भी सही अवस्था में, कैसे ये 2 मंजिला बिना पिलर का कैसे टिका हुआ है, इसके बारे में कमेंट करके बताइए हमें।